8वें के बी पे आ जाओ। वृद्ध आबादियों के सर्वाधिक बड़े अंशों वाले राष्ट्रों के लिए चुनौती। सीधे 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 जो है वो कॉपी से। वृद्ध आबादियों के सर्वाधिक बड़े अंशों वाले राष्ट्रों के लिए चुनौतियों का आकलन कीजिए। असेस द चैलेंज फॉर कंट्रीज विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एज पॉपुलेशन। दिखाओ कॉपी। इन लोगों को पढ़ाया था, तुम लोग बताऊंगा। इस समय जैसे सबसे बड़ी शुरुआत हुई ग्रीस, अब भारत में भी अभी आपके अभी देखा हमारे लॉ। ये देखो इसी कॉपी में दिया हुआ है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। उसी समय मैंने करंट के साथ जोड़ दिया था। और एक मैंने और चीज की, जैसे जैसे आबादी बूढ़ी होती चली जाती है उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, उत्पादन और उपभोग दोनों उसका कम हो जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ग्रीस, तो ग्रीस संकट के बारे में बहुत पढ़ते हैं। ग्रीस संकट की समस्या क्या है यार, जिसकी जीडीपी का 34% हिस्सा पेंशन के लिए जाता हो वो करेगा क्या। जो युवा आबादी, भारत को क्यों आज पूरी दुनिया 370 पे भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भैया जितने भी मतलब 51 इस्लामिक कंट्री तो कोई नहीं खड़ा है। फिर पाकिस्तानी मीडिया एक बात कहता है भारत बड़ा बाजार इसलिए हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। बाजार क्यों है, क्योंकि युवा आबादी है। युवा के साथ क्या होता है, युवा की सबसे खास बात होती है कि उसका जो उपभोग और उत्पादन दोनों विविध होता है। ठीक है, कम पैसे में ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। और जब ये उत्पादन करता है तो क्या होता है भाई, 10,000 की नौकरी हाँ सब कर लेंगे, कोई ग्लूकोज का इंजेक्शन नहीं लेना, इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेना, वो दनादन काम करता जाता है। अच्छा, इसका जो चॉइस होती है वो भी क्या होती है, विविध होती है। ठीक है, इसी को हायाबुसा चाहिए, इसी को बढ़िया जो है वो मोटरसाइकिल, कार, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, टीवी, पूरा बाजार। अब ये जो फोन का दनादन जो सेल चल रही है वो कौन खरीद रहा है। अरे तुम्हारे दादाजी वाइब्रेटर पे वो क्या करेंगे फोन खरीद के, नहीं लेंगे, उनको दे दो हायाबुसा, हार्ले डेविडसन है, तो वो उनके लिए नहीं, ये आपकी है। तो आप क्या करोगे, आप जब आपकी चॉइसेस डाइवर्सिफाइड होती हैं तो आपकी डिमांड भी क्या होती है, डाइवर्सिफाइड। तो पूरी दुनिया की कंपनियां भारत को क्या देख रही हैं, अरे यार इतना विविध हो, इतना बड़ा बाजार है, इतनी बड़ी श्रम शक्ति है, हम इन्हीं से उत्पादन करा के इन्हीं को बेच सकते हैं। अब आपकी आबादी बूढ़ी है, अब 2045 में कोई नहीं आपको पूछेगा। ये जो आज भारत के बारे में बात हो रही है वो अफ्रीका के बारे में होगी। डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पढ़ाई थी आप लोग, जनांकीय अवसरों की खिड़की, वो भाग के वहां जाएंगे। ठीक है, आज हम कुछ भी कर दें लेकिन कोई नहीं बोल रहा है, क्यों, क्योंकि हम बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन जब आबादी बूढ़ी होती चली जाती है तो सरकार को अपनी, एक तो सबसे बड़ा, जब बूढ़े हो गए तो तुम्हारी जो उपभोग की विविधता वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब तुम ये ढूंढोगे ना कि इंसुलिन का इंजेक्शन कहाँ मिल जाए, बीपी की दवाई कहाँ मिल जाए। तुम दूसरी बात क्या होगा, तुम्हारा जो बाजार की तुम्हारी डिमांड होगी वो तुम्हारी बहुत सीमित हो जाएगी, तुम जीवन रक्षक दवाइयों की खोज ज्यादा करोगे। सच्चाई है ये भाई, और तुम उत्पादन में बहुत अच्छी भूमिका नहीं निभा पाओगे। क्लियर है, नहीं हंसने की बात नहीं है, सच्चाई है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब चाइना आज क्यों आर्थिक प्रगति में बिगड़ रहा है, क्योंकि उसने जो है उसकी जो डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो जनांकीय अवसरों की खिड़की, वो सन 2015 से बंद हो गई। अब उसने क्या किया, अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी में उसने छूट दे दी, क्योंकि उसको अपनी पॉपुलेशन को क्या करना है, फिर से वापस यंग करना ही करना है, नहीं तो फिर टिक नहीं पाएगा। तो ग्रीस हो गया, यूरोप हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ आबादी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही, बूढ़ी होती चली जा रही है। इनका जो है वो बूढ़ी आबादी क्या करेगी, केवल उपभोग कर सकती है, वो भी अलग तरह का, लेकिन उत्पादन में कोई जो है वो खास योगदान नहीं दे सकती। तो यही कह रहा है तुमसे कि वृद्ध आबादियों के सर्वाधिक बड़े अंशों वाले राष्ट्रों की चुनौतियों का आकलन करिए, चाहे वो फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया। तो ये क्या होगा, ये लायबिलिटी फैक्टर बढ़ा देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को क्या कर देते हैं, सप्रेस हो जाती है। पेपर 2 पे आ जाओ। देखो मैप के फ्री मार्क्स रखे हैं। लोथल, हिस्ट्री वाला सबसे पहले लोथल को टिक मारेगा। हाँ लोथल, अरे पहले ही सबसे पहले हड़प्पा साइट्स बता के किनारे कर देते हैं। व्यास नदी, मैंने आपको बताया था 3 तो इसमें बिल्कुल फिक्स आता है, नदी दर्रा फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, नरोरा पावर प्लांट है। ठीक है, कुलदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसीलिए कहता हूँ ये फ्री के मार्क्स है, मैथ्स वाले मार्क्स मिलते हैं। क्या चीज, चिखल, अब कुछ तो 3-4 तो छोड़ दो करंट के लिए, जो बेस है पहले उनको पकड़ो। अनाईमुडी,
कौन जो स्टूडेंट होगा जो जिसने एनसीईआरटी का भी मूवी एक बार देखा होगा वो अनाईमुडी नहीं कर पाएगा। बैरन आइलैंड, इकलौता हमारा ज्वालामुखी जो फटता नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल आया था। अब जो थेनमाला, दुर्गा दुआनी ज्वारीय नदी, कुलडिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक दिन मैप कर लो, सारा काम हो जाएगा। लैंगपुई, ठीक है, चिलखदरा। अब ये सब क्या होता है, ये पूरे साल भर जो आपके न्यूज़पेपर आते हैं इनमें जो है वो इनके नाम आते रहते हैं, बस उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। और सिंपल जैसे आज न्यूज़पेपर गए, तरीका बता देता है उसको कैसे करना है। आज तुमने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई ऐसी जगह जैसे नरोरा क्या पावर प्लांट है, हमारा एक परमाणु केंद्र है, तो आपने कुछ इनके बारे में कहीं आया है, आप मैप में उठाइए, एक स्टिक नोट आता है, 20 रुपये 25 रुपये मिल जाएगा। स्टिक नोट उठाइए, उसको एक जो है वो लाइन ड्रॉ करिए, इस जगह को मार्क करिए, उसके ऊपर खाली छोटे छोटे वर्ड्स में जो आपको जानकारी अखबार में दी उसके ऊपर लिख के स्टिक करके छोड़ दीजिए उसको। 2 मैप की बुक ले लीजिए, एक क्लास में इस्तेमाल करिए, घर पे इस्तेमाल करिए। उसमें क्या उसको भर है, जैसे आज कुछ नई न्यूज़ आई इंटरनेशनल और नेशनल। इंटरनेशनल जब करोगे तो तुम्हारा प्री में क्वेश्चन फंस जाएगा। जैसे मान लो भूमध्य सागर बार बार आ रहा है, तो भूमध्य सागर उठाया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ लाया, स्टिक नोट किया, आगे बढ़ गए। तो उसी जो आपकी मैप की बुक है उसी को नोट्स बना दो। इसके लिए और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसमें 4 जो है फिक्स आए हुए हैं और 4 जो है करंट आए हुए हैं। यही मैंने बताया 50% फिक्स आता है। एक पर्वत, पठार, नदी, ये एक फिक्स कर लिया उन्होंने, वो सिंपल देंगे। और 3 से 4 पॉइंट जो होते हैं वो करंट में जो साल भर में चर्चा में रहा उसको उठा के डालते रहे। अब नरोरा क्यों आया था? हुआ क्या था कि वहां पे जो हैवी वाटर होता है ना, लीक कर गया था। ये माना गया था कि शायद विदेशी शक्तियों का भी हाथ है, तो क्रैक्स अंदर आ गए थे, ठीक है। ये माना था कि शायद न्यूक्लियर रिसाव हो गया है। बाद में सरकार ने इस बात को पूरी तरह से दबाव दिया कि नहीं, न्यूक्लियर रिसाव नहीं हुआ था। लेकिन ये भी माना गया कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कैसे, आखिर वो कैसे यहाँ से निकल कर गया। तो ये देखिए अखबार में बड़ा चर्चा में बना था, 2-3 दिन चर्चा में। उसके बाद सरकार ने इस खबर को, क्योंकि ये न्यूक्लियर लीक से संबंधित खबर था, पैनिक हो सकता था, सरकार ने इसके बारे में बोला नहीं, अब एवरीथिंग इज कंट्रोल। बाद में यह आया था कि आखिर वो इसमें कंक्रीट की इतनी मोटी दीवारें, तो उसमें क्रैक्स आए कैसे, ठीक है, वो कैसे इसमें जो है वो जल भरा, तो इसलिए बड़ा चर्चा में आया था ये। तो सिंपल वो तुमसे बात कहानी नहीं पूछ रहा, बोल रहा ये जो बात हो रही है कहाँ, ये उत्तर प्रदेश के, कहाँ टिक मारोगे इसमें, बस सिंपल सा उसको करना था। लो जी, पहले क्वेश्चन कहा था इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। भारत में भूजल अवक्षय के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। बताओ, पहला क्वेश्चन इस तरह का दे रहे हैं, जबकि पहला क्वेश्चन जनरली हिमालय का इज्जत से हुआ करता था, ठीक है। पहला क्वेश्चन हिमालय के लिए समर्पित हुआ करता था, उसका दूसरा क्वेश्चन नदी वदी के लिए समर्पित होता था। पूरा उन्होंने सिस्टम ही पलट दिया। कह रहे एग्जामिन द मेजर कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया। भारत में भूजल के अवक्षय के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। कौन कौन बता सकता है? डे 1 से चिल्लानो, इसके बिना तो तुम्हारा कुछ भी। अब देखो, जीएस पेपर 1 में वाटर स्ट्रेस आया हुआ है, ऑप्शनल के पेपर में भूजल अवक्षय आया हुआ है। देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन को कहाँ कहाँ लपेट रहे हैं। यही ज्योग्राफी ऑप्शनल की खास बात है। तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, शुरू करो। जनसंख्या और एग्रीकल्चर को कैसे दोषी करोगे? एग्रीकल्चर जब वर्ड यूज करोगे तो सीधे सीधे नहीं, उसके कई सब पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे। क्या बताया था उसमें? जैसे मैंने आप बताया था कुछ फसलों के लिए एमएसपी ज्यादा है, जैसे धान, तो अब ऐसे क्षेत्रों में भी उसको उगाया जा रहा है जहां पानी की कमी है, ठीक है। अब मान लो कोई डूब क्षेत्र है, कछार क्षेत्र है बंगाल में, तुम एक साल में 3-3 धान की फसलें लेते हो, कौन तुम्हें मना कर रहा है? क्योंकि वो वहां की परिस्थिति के अनुकूल है। अब तुम वो जयपुर में और तुम्हें बासमती खानी है, तो तुम क्या करोगे? बताया था एग्जाम्पल, मैं जयपुर गया तो वहां पे लोग मुख्य खाद्य फसल में चावल लेकर चले आए। अरे मोटे अनाज का क्षेत्र है, तो अब तुम्हें वो उगाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जल दोहन करना पड़ेगा। अच्छा, जल के तुम्हारे पास 3 स्रोत होते हैं, मैंने बताया हुआ क्लास में, या तो नहरें, या तो नलकूप, और या तो फिर जो तुम्हारे पास जो सिंचाई के अन्य साधन हो गए, वो अब कुएं हुए, जो तालाब वालाब होते हैं। तालाब तुम पी गए, पाट के उसको तुमने जो है वो भूमि में कन्वर्ट कर दिया, राज्य का विषय बना दिया, ठीक है। नहरें सरकार बिछा नहीं पाई, ठीक है, वो आज तक कुछ ना कुछ एक आध नहर वहर बना के फीता वीता काट के शांत है। और एक बनाई थी, वो तो जिस दिन बनाई उसी दिन निपट गई, झारखंड वाली, ठीक है। अब बच गई तीसरा, और क्या है? नलकूप, यानी ग्राउंड वाटर। तो अब आपने क्या किया? ग्राउंड वाटर को अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
और नतीजा क्या हुआ कि भूमि जल का जो दोहन है उसमें नलकूपों का जो शोषण है वो सबसे ज्यादा है। और आज हमारे यहां सिंचाई के लिए जो जल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो नलकूपों से हो रहा है, क्योंकि जो आपके परंपरागत मेथड थे वो आपने नष्ट कर दिए। मैंने एग्जांपल लिया था कि मराठवाड़ा में ये हालत थी कि पानी का संकट खड़ा हो गया, नदी के बीचों बीच में बोरिंग की के पानी नहीं निकला, ये स्थिति। जल स्तर क्या होता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, निरंतर गिरता चला जा रहा है। और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम और तगड़े सबमर्सिबल पंप लेकर चले आए, और गहरा खोदा और निकालेंगे, तो अभी तो इसके और भयानक संकट आ रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया सड़कों का जाल, तो पहले जब मिट्टी होती थी पानी गिरता था तो वो क्या होता है, पानी उसको सोख के उसको ग्राउंड वाटर की तरह रिचार्ज कर देते थे। जब आप उसको प्लास्टर कर दे रहे हो, जब उसको सड़कें बना दे रहे हो, जब आप सीमेंटेड कर दे रहे हो, तो जो पर्कोलेशन ऑफ वाटर है यानी छन के नीचे जाना, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला आपका। ये अगला एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप सड़कें बिछा रहे हो, इतना सीमेंट कर रहे हो, साफ सुथरा कर रहे हो, तो उस चक्कर में क्या होगा, पर्कोलेशन। अगला, पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पानी को नीचे पहुंचाने काम करते हैं, आपने उनको भी क्या कर दिया, निपटा दिया। तो ये समस्त कारण क्या कर रहे हैं, भारत में भूजल अवक्षय के प्रमुख कारणों में से और सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है आर्द्र भूमियों का विनाश। ये आर्द्र भूमियां जो होती हैं यानी वेटलैंड्स, ये ग्राउंड वाटर, उसके पानी के नेचुरल प्रवाह को रोकती हैं और वहां पर क्या होती है, उसको थाम के रखती हैं, और धीरे धीरे ये ग्राउंड वाटर के रूप में छनते हुए नीचे की तरफ पहुंचता है। और जब ये नीचे की तरफ जाता है तो क्या होता है, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। अगला हमारा, इसके बाद आपको ये सब, इसके बाद हमें अपना सामाजिक व्यवहार देखना है। सामाजिक व्यवहार का मतलब, आपके शहरों में आबादी बहुत ज्यादा रह रही है, ठीक है, बहुत सघन आबादी रह रही है, लेकिन शहर जो है वाटर हार्वेस्टिंग जैसी प्रैक्टिसेस को नहीं अपना रहे है। तो वो आर्थिक समृद्धि का इंजन, लेकिन वो प्राकृतिक साधनों का क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। अब शहरों में पानी पीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करोगे, और या तो आप जो है वो जो आपके जल निगम और XYZ वो आपको पानी सप्लाई करेंगे। लेकिन पानी को रिचार्ज करने की जो जिम्मेदारी है वो शहरों को नहीं दी गई, कि अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप पैसे वाले हो, आप धनाढ्य हो, आप संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की जिम्मेदारी आपकी क्यों नहीं है। कोई हाउसिंग सोसाइटी ऐसी नहीं है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंस्टॉल करके 100% अपने आप को, जो जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलिटी को लेकर आने, यानी कि जो संतुलन स्थापित करना, वो कोई भी नहीं कर रहा है। अच्छा जी, अगला, भारतीय मानसून स्वभावतः अनियमित क्यों है, व्याख्या कीजिए। कौन बताएगा, व्हाई इज इंडियन मानसून इरेटिक इन नेचर। कौन बताएगा। एक तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आपको देखने को मिला है, जिसमें हम लोग अल नीनो का प्रभाव देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अल नीनो की साइकिल सन 2000 से सन 2015 के बीच में हर 3 साल पे आने लगी है। पुरानी किताबें उठा के देखो, उसमें माना जाता था कि हर 7 साल पर अल नीनो साइकिल आती है, जो कि घटकर क्या हो गई, 3 साल तक आ गई, जो कि जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख रूप है। दूसरा, मैंने आपको एग्जाम्पल, अरे यार तुम लोग कुछ याद वाद नहीं रखते हो। डायपोल मिल गया तुम्हें, किसको याद आया, किसी ने अभी नाम लिया, 1 2 3। जो न्यून दबाव क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में जाता था, मैंने आपको बताया था ऑक्टेन शेप बन रहा है, और क्या हो रहा है, अरब सागर में भी क्या हो रहा है, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए मानसून की एक शाखा भारत में, जो पहले माना जाता था कि मालाबार कोस्ट केरल में सबसे पहले एंट्री करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, वो इस बार पहले जो है राजस्थान और गुजरात में घुस रहा है, और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर प्रवेश करता चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि एक जो न्यून दबाव क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, अरब सागर में भी बनता चला जा रहा है, और चक्रवातों की बारंबारता भी अरब सागर में हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रही है। जो वार्मिंग है वो भी क्या कर रहा है, वो भी हमारे मानसून के पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। जो हमारी चक्रवात यानी कि साइक्लोन्स आने की टेंडेंसी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो इसी वजह से हमारे जो मानसून है वो क्या हो रहे हैं, स्वभावतः अनियमित होते चले जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो हीट इंजन हमारे यहाँ प्रोड्यूस होना चाहिए था, जो आपका हीट इंजन प्रोड्यूस होना चाहिए था, वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो जो आपका एक पुल फैक्टर है, पुल फैक्टर क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, खिंचाव उतना तेजी से नहीं हो पा रहा है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग इन ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ इंडिया। क्वेश्चन का पैटर्न ही ऊपर नीचे कर दिया इन्होंने। भारत के सूखा संभावित क्षेत्रों में शुष्क कृषि की महत्वता का व्याख्या कीजिए। ड्राई फार्मिंग लिख सकते हो इस पे, पूरा पेपर ऊपर नीचे कर दिया इन लोगों ने। कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और कृमिनाशकों के प्रयोग और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए। कौन कर सकता है भाई? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 3A करंट की क्लास में आए थे, एक वर्ड मेरे मुंह से निकला था, 90 नंबर तो अकेले एग्रीकल्चर लेकर जाता है।
कई बार बोल चुका हूँ। मेरे ऊपर कई करंट अफेयर्स में कुछ एक बच्चों ने थोड़ा सा आरोप लगाया कि ओजांग सर खाली एग्रीकल्चर पढ़ाते हैं। ठीक है, इनको इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। एक बच्चा बोल कर गया था, इनको इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, एग्रीकल्चर पढ़ाया जा रहा है। अरे यार 90 नंबर है वो। अभी तो ये पेपर देख रहे हो, जरा जीएस पेपर 3 खोल के देखना। तो जीएस पेपर 3 खोल के देखो, जो यहाँ मेहनत कर लेगा फ्री के मार्क्स हैं। पढ़ के दिखाओ, मेरे पास सारे पेपर हैं। जीएस पेपर 3 जरा एक बार मुंह उठाओ और जरा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन उसमें देखो। उसके क्वेश्चन तो पढ़े नहीं जा रहे, लग रहा है कि ऑप्शन वाला उधर छाप दिया है। इधर तो बड़ा सिंपल सिंपल दिया, ऑप्शन वाला पेपर वहां छाप दिया है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आया है, ध्यान से इसमें समझना। क्वेश्चन नंबर 2C देखो, ऑप्शनल का। मैं क्यों कहता हूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल डबल मार्क्स देता है। विवेचना कीजिए, जल विभाजक प्रबंधन भारत में ग्रामीण निर्भरता के उन्मूलन में एक उपकरण कैसे बन गया है। डिस्कस हाउ वाटरशेड मैनेजमेंट हैज बिकम अ टूल इन इरेडिकेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, अब जरा मेरे हाथ में जीएस का पेपर है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है इलेबोरेट द इंपैक्ट ऑफ द नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ वाटरशेड डिस्ट्रेस एरिया। सेम क्वेश्चन। जब वाटरशेड पढ़ोगे तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम ऑटोमेटिकली पढ़ोगे। मैंने क्लास में कराया हुआ इसको। मैंने इसमें 3 केस स्टडी कराई थी, याद है? 3 केस स्टडी कराई थी। कर्नाटक वाली केस स्टडी कराई थी, कैसे वहां पर एक प्रोजेक्ट चलाकर वाटरशेड को जो एस्टैब्लिश किया गया था। शायद तुम्हारी कॉपी में होगा अभी, दूसरी वाली में, इसी में वाटरशेड का मैंने कर्नाटक के साथ प्लानिंग कराई थी कि किस प्रकार जो है इस समय जो चल रहा है। और ये है तो तुम्हारा हो गया। तो देखो दोनों क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई नीति को सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 14 जीएस पेपर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एकीकृत कृषि प्रणाली किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है। फिर एग्रीकल्चर यहां पे गिरा। अच्छा, अभी हम लोग जो है पेपर 1 कर रहे थे तो उसमें आपदा की भेद्यता के बारे में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, अब जरा इसमें पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। कहता है कि vulnerability is an essential element for defining disaster impacts and its threat to people। आपदा प्रभाव और लोगों के लिए उनके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक आवश्यक तत्व है। अभी याद आएगा मैंने इसको कब कराया था, अभी याद आएगा थोड़ी देर में। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन किन तरीकों के साथ चित्रण किया जा सकता है। अभी फिर याद, जो चुप रहे ना। अभी मैं बताऊंगा कि एक दिन ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कुछ मन किया था और मैं अचानक से फेड़ी नाम के एक तूफान में प्रवेश कर गया था और वहां पर मैंने सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ाया था। जब सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि आपदाओं के 4 चरित्र होते हैं। ठीक है, एक ऐसे चार्ट बनवाया था, 4 याद करो, कॉपी होगी अगर कोई, मेरे पास तो है, मेरा रिकॉर्ड है। आपदाओं के संबंध में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। हाँ जी, जरा बताएं चारों प्राथमिकताएं। 4 प्राथमिकताएं थी, 4 थी। हाँ, सेंडाई पर उसमें मैंने आप क्वेश्चन ये शुरू किया था, भारत की बड़ी प्रशंसा हुई है आपदा प्रबंधन में। ठीक है कॉपी दिखाओ, लो बेटा अपनी कॉपी लो, दिखाओ। ये जीएस का क्वेश्चन है और हम पढ़ रहे थे ऑप्शनल, इसीलिए मेरे तरीके से पढ़ो, 800 नंबर तुम्हारे पास दे दूंगा। अब तुम्हारे हाथ में, तुम उसको कितना ले जाओ। अब वहां जाके ब्लैंक हो जाओ तो उसकी बात अलग है। जितना डिस्कशन हो रहा है, जो भी अलग से चल रहा है, करंट के साथ मेरा इतना पॉजिटिव है, इतना ताकत है। हाँ लाओ, ये देखो, याद आ रहा है? ये देखो, इसी बच्ची की कॉपी, सेंडाई फ्रेमवर्क सन 2015 से 2030 तक दिया है। प्राथमिकता 1, 2, 3, 4, आपदा के जोखिम की समझ पहला। दूसरा, आप जोखिम कम करने के लिए प्रबंधन तथा सुनियोजित नियम। तीसरा, निवेश बढ़ाना और जोखिम में कमी लाना। चौथा, आपदा तैयारी में बढ़ोतरी करना। फिर इसके सब पॉइंट्स मैंने आप लोगों को दिए थे।
फिर आपदा जोखिम में कमी लाने के संबंध में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पढ़ाई थी आप लोगों को। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु बताए थे कि कैसे जो है नुकसान हो रहा है, कितने जो है किसान संवेदनशील होते जा रहे हैं। मिला मिला, ये रखा हुआ है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शन के क्वेश्चन तो इतने रिपीट कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है? तुम्हारे लिए क्वेश्चन है 18वां जीएस पेपर 3 का, क्योंकि तुमने मुझसे उस समय क्वेश्चन पूछा था और मैंने इसका जवाब दिया था। ठीक है, हैं? तुम भी बताना, क्योंकि अभी 2 दिन पहले इसको पढ़ाया था। किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। प्रभु इधर सुनो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। कब पढ़ाया था? याद भी हाँ, कब पढ़ाया था? जलवायु विज्ञान की क्लास थी, स्टॉर्म सर्ज पढ़ा रहा था। ठीक है, उससे पहले मैंने उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ाए थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हाँ, तो उसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट हो, उससे पहले डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। याद आ रहा है? जब मैंने चक्रवात और स्टॉर्म सर्जेस पढ़ाए थे तो मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, और यही लाइन ही थी कि बिना इसके जो है संभव नहीं हो सकता। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। पीछे जाओ कॉपी में, जो लोग रेगुलर आते हैं। मिला? लाओ कॉपी दो। हैं? ये देखो उष्णकटिबंधीय, अच्छा इसमें लिखा भी दिया था कि ये पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ, देखो बच्ची ने लिखा हुआ जीएस पेपर 3 में आने की पूरी संभावना। ये देखो ये लिखा हुआ है, और यहां देखो क्वेश्चन टपका हुआ, 3 में आ भी गया। सुनता है कोई हमारी बात? ठीक है, इसमें लिखा था पूर्वानुमान इस बात पर निर्भर करता है, पहला पूर्व योजना एवं तैयारी, पूर्व चेतावनी, राहत और बचाव की तैयारी का स्तर क्या है। ठीक है, और मैंने दोनों का कंपैरिजन किया था, फेनी और हुदूद का। फिर बताया था डीएसएस निर्णय समर्थन तंत्र, एनडब्ल्यूपी गणितीय रूप से मौसम का पूर्वानुमान। याद आ रहा है सर? फिर एक लिखा था चक्रवातों के पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या क्या है, इसमें हमें क्या क्या करना। और एक हमने बताया था कि भारत इस समय इतना आगे जा चुका है कि 120 घंटे पहले हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब इसको इसने किया है भूस्खलनों के मामले में। अच्छा, भूस्खलन क्या होता है? लैंडस्लाइड्स। इसी में किसी ने पूछा था, ठीक है सर, लैंडस्लाइड और मास वेस्टिंग में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो भूस्खलनों के मामले में स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण। अच्छा देखो, फिर से यही पूछ रहा है, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग। ऑप्शन में पूछा था, एक ही चीज को ये बार बार पूछ रहा है। विल हेल्प डिजास्टर मिटिगेशन इन द केस ऑफ ज्योग्राफी एंड यू का सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ज्योग्राफी एंड यू अगर आप लोग नहीं लेते हैं तो उसको लेना शुरू कर दीजिए, लेते हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, और पढ़ते हैं तो समझना शुरू कर दीजिए।